अनकही मोहब्बत पार्ट 2। अधीर जब महल के अंदर जाता है तो देखता है कोई नहीं था। वो खुद से बोला अच्छा हुआ कि सब सो गए हैं, नहीं तो फिर सादे पुराण खोलकर मेरा दिमाग खराब करते। अधीर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कमरे में उसके लिए बड़ा सा सरप्राइज है जो कि बम के जैसे फटने वाला है। अधीर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन कोई था जो उसे देख रहा था और उसे देखकर स्माइल करता है। ये सुरेंद्र जी थे जो स्माइल करते बोले जाओ बेटा जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अब तुम्हारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। सुरेंद्र जी के फेस में एक अलग ही स्माइल थी। अधीर अपने कमरे के बाहर खड़ा था। उसे एकदम से थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अधीर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने कमरे को देख रहा था। अधीर गुस्से से बोला मेरे कमरे का एक कबाड़ा किसने किया है। वो कमरे के अंदर जाता है। इस वक्त वो थोड़े गुस्से में था। अधीर कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा, पर ये क्या, उसे तो कमरे में कोई भी नहीं मिला। ये देखकर अधीर का गुस्सा थोड़ा-सा शांत होता है और वो खुद से बोला अच्छा हुआ कि कोई और यहाँ पर नहीं है, नहीं तो आज उसका क्या होता यह खुद ऊपर वाले भी नहीं बता सकते थे। अधीर अब सब कुछ इग्नोर करता है और जाकर अपनी अलमारी से कपड़े निकालता है। अधीर कपड़ों को लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद अधीर चेंज करके बाहर आता है। नॉर्मल और शर्ट में भी अधीर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई हॉलीवुड सुपरस्टार। अधीर बलून में यहाँ वहाँ पैर मारकर उन्हें साइड कर रहा था और अपने लिए रास्ता बना रहा था। अधीर को अब नींद तो आती नहीं है, इसीलिए वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे में बैठ जाता है। वहाँ का वातावरण उसे कुछ रास नहीं आ रहा था। वो चिढ़ते हुए खुद से बोला पता नहीं मेरे इतने अच्छे कमरे को क्या बगीचा से बना कर रख दिया। सुबह होते ही मैं सबसे पहले साफ करने को बोलूँगा। अधीर ये बोलकर काम में लग गया। अभी रात के 12 बज रहे थे, तभी अचानक अधीर के कानों में पायल की आवाज़ सुनाई देती है। अधीर ये सुनकर तुरंत हरकत में आ जाता है। वो खुद से बोला ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अधीर थोड़ी देर ध्यान से सुनता है, लेकिन अब आवाज़ नहीं आती। अधीर खुद से लगता है मुझे कोई वहम हुआ है। ये सब सोच सोच कर मेरे भी कान बजने लगे हैं। अधीर ये बोलकर अपने काम में लग जाता है। इस बार अधीर को चूड़ियों की छन छन की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर तो अब अधीर को कन्फर्म हो जाता है कि पक्का कोई ना कोई यहाँ पर है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और चारों तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन फिर तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ जाती है। जहाँ नज़र जाती है उसके पैर अपने आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। अधीर बालकनी में पहुंचता है, जो कि बिल्कुल छत की जितनी बड़ी थी और वहां पर बहुत ही सुंदर सा गार्डन भी था और साथ में झूला। अधीर बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था, तभी उसे झूला झूलने की आवाज़ आती है। अधीर धीमे कदमों से उस तरफ के लिए बढ़ जाता है। वो जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहा था, उसके दिल की धड़कन भी वैसे वैसे बढ़ रही थी, लेकिन फिर एकदम से उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। उसकी नज़र बस एक जगह पर जाकर थम जाती है। वो तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। अधीर की नज़र इस वक्त अपने सामने सो रही राधिका के ऊपर थी, जो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा झूले में सो रही हो। राधिका के ऊपर पड़ रही थी चांद की रोशनी, उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। अधीर के कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे और एक कदम के साथ उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो राधिका के करीब पहुंचता है और उसे देखता है। गुलाबी लहंगे में सिमटी हुई राधिका बिल्कुल गुलाब के फूल की जैसी लग रही थी। अधीर राधिका के चेहरे को ध्यान से देखता है। उसकी बड़ी बड़ी पलकें जिसने अभी उसकी सुंदर और भूरी आंखों को ढक रखा था, उसके गुलाबी होंठ बिल्कुल गुलाब जामुन से लग रहे थे और गाल रसमलाई से। तभी अधीर की नज़र राधिका के मांग में भरे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र पर जाती है, जिसे देखकर अचानक ही अधीर के फेस में स्माइल आ गई, जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। अधीर जिसने आज तक कभी भी किसी लड़की के तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, जबकि उसके आसपास एक से बढ़कर एक लड़कियां मंडराती रहती है, मगर राधिका उसमें कुछ अलग बात थी जो कि अधीर को अपने करीब खींच रही थी। राधिका जो आराम से सो रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई बड़ी देर से उसे पूरे शिद्दत के साथ देख रहा है। तभी राधिका नींद में ही बड़बड़ाई मोंटी सोने दो ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। ये बोलते हुए राधिका क्यूट सा फेस बना लेती है। वही ये सुनकर अधीर की आंखें छोटी हो गई थी। वो अपनी आंखें छोटी करके खुद से ही बोला मोंटी आखिर इसकी इतनी हिम्मत कि अपने पति के अलावा किसी और मर्द का नाम ले। अब जनाब को कौन बताए कि मोंटी कोई लड़का नहीं बल्कि हमारी राधिका की टैडी बियर का नाम है, जिसे राधिका अपना दोस्त मानती है और उससे बात करती है। अधीर को राधिका के मुँह से किसी और का नाम सुनकर पता नहीं क्यों पर बहुत बुरा लग रहा था। अधीर को देखते हुए अब अधीर के दिमाग में कुछ आता है और वो एक टेढ़ी मुस्कान करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। अधीर राधिका को अपने गोद में उठाकर उसे कमरे में ले आता है। वहीं राधिका, उसे तो कोई खबर ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। राधिका अधीर को लाकर बेड में लिटा देता है और खुद भी जाकर दूसरी तरफ लेटकर बस एकटक राधिका को देखता रहता है।
भाई अब अधीर जनाब भी क्या कर सकते हैं। आखिर राधिका की एक ही झलक ने तो उसका दिल चुरा लिया है। राधिका को देखते देखते अधीर को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अधीर के दिल में राधिका को देखकर एक अनकहा अलग ही एहसास हो रहा था। अगली सुबह रोज की तरह सुबह 4 बजे ही अधीर की नींद खुल जाती है, लेकिन वो अब भी आधी नींद में था। तभी उसे अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस होता है। अधीर अपने हाथ पर अपनी पकड़ कसता है, जिसके ऐसा करते ही राधिका, जो कि अधीर के सीने पर अपना सर रख के सो रही थी, कसमसाने लगती है, क्योंकि इस वक्त अधीर का हाथ उसकी मक्खन सी सॉफ्ट कमर पर था। राधिका नींद में ही कसमसाते हुए अधीर से दूर होकर सो जाती है, जिससे अधीर के हाथ से उसकी कमर छूट जाती है और अधीर अपनी आंखें खोलता है और अपने बगल में देखता है। बगल में इस वक्त उसकी प्यारी सी पत्नी सो रही थी, जो कि बिल्कुल किसी छोटे खरगोश की जैसे लग रही थी। उसे देखते ही अधीर के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह स्माइल करते हुए खुद से बोला, लिटिल रैबिट। अधीर अब उठकर वहां से चला जाता है और राधिका अब भी चैन की नींद सो रही थी। 6 बजे राधिका की हल्की हल्की नींद खुलती है और वो अपनी धुतली आंखों में ही उठकर बेड में बैठ जाती है। राधिका वैसे ही आधी नींद में बोली, माँ माँ, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। राधिका को अब रियलाइज होता है कि वो अपने घर में नहीं है, इसीलिए राधिका उदास होते हुए अपनी आंखें खोलती है और आंख खोलते ही शौक रह जाती है। शॉक होते हुए खुद से बोली, ये मैं कमरे में कैसे आई? मैं तो बाहर झूले में सोई थी। फिर एकदम से डर के कहीं वो डेविल तो नहीं आ गया, और यदि उसने मुझे ऐसे देख लिया तो पता नहीं मेरा क्या करेगा। राधिका जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। वो कमरे में चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर राधिका एक चैन की सांस लेते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ कि डेविल यहाँ नहीं आया। फिर अपने चिन पर हाथ रखकर सोचते हुए, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आई कैसे? राधिका अपने मुंह का क्यूट सा पाउट बनाकर ये सोच रही थी, मगर सब बेकार, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आता। राधिका फिर परेशान होते हुए खुद से बोली, राधिका, लगता है आज भी तेरी नींद में चलने की आदत नहीं गई है, तभी तो आधी रात को चलकर यहाँ पर आ गई। एक बार अब फिर से यहाँ वहाँ देखते हुए, अच्छा भी हुआ कि वो डेविल यहाँ पर नहीं आया, वर उसने मुझे देखा नहीं, नहीं तो क्या बोलती उससे। राधिका यही सब सोचकर खुश हो जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि डेविल की नज़र तो पहले ही उस पर पड़ चुकी है और वो डेविल का दिल भी चुरा चुकी है। राधिका अभी सोच रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। राधिका सोचते हुए खुद से बोली, आखिर इतनी सुबह सुबह कौन आया है? राधिका वैसे ही जाकर दरवाज़ा खोल देती है तो देखती है सामने तारा जी खड़ी थी, जिनके फेस में प्यारी सी स्माइल थी। तारा जी को देखकर राधिका जल्दी से अपने सर का पल्लू लेती है और झुककर उनके पैर छूती है। तारा जी, सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो, बोलती है। तारा जी नौकरों को इशारा करती है, जिसके बाद वो सब कमरे के अंदर आ जाते हैं और अपने हाथ में रखे बड़े-बड़े थालों को टेबल पर रखकर वापस चले जाते हैं। राधिका सब कुछ सवालिया नज़रों से देख रही थी। तभी तारा जी बोली, बेटा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, तुम जो चाहो वो पहन सकती हो। बाकी का सामान अब जल्द ही मँगवा देंगे। राधिका, इन सब की क्या ज़रूरत थी मासा, हम एडजस्ट कर लेते। तारा जी बोली, अब तुम जैसलमेर की हुक्मरानी सा हो और अब से तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें एडजस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसके सर में प्यार से हाथ फेरते हुए, आप रेडी होकर नीचे आ जाइए, अभी और भी रस्में करनी बाकी है। राधिका अपना सर हिलाते हुए जी मासा। राधिका कमरे का दरवाज़ा बंद करके सामान देखने लगती है। वो सब देखकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उसकी माँ के अलावा किसी ने भी उसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। राधिका खुद से बोली, मासा, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। राधिका अब अपने कपड़े देखती है जो कि उसे पसंद आते हैं, तो वहाँ राधिका खुद से बोली, लेकिन ये इंसान है कैसे? कि घर ही नहीं आए, पता नहीं कहाँ होंगे, मैंने तो अभी इनकी फ़ोटो तक नहीं देखी, पता नहीं कैसे दिखते होंगे। राधिका यही सब सोचते हुए कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। जिसके जाने के थोड़ी देर बाद कमरे में अधीर आता है। अधीर इस वक्त अपने जिम के कपड़ों में था और उसकी बॉडी से पसीना निकल रहा था, जिससे अधीर की मस्कुलर बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अब कमरे के अंदर आते ही अधीर की नज़र सबसे पहले बेड पर जाती है, जो इस वक्त खाली था। अधीर खुद से बोला, ये कहाँ चली गई इतनी सुबह? तभी अधीर को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है। अधीर, तो ये नहा रही है, कोई नहीं, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। ये बोलकर अधीर अपने रूम से अटैच दूसरे कमरे के बाथरूम में चला जाता है। जिसके जाने के बाद राधिका कमरे में वापस आती है। राधिका इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी, क्योंकि जल्दबाजी में वो साड़ी तो ले गई थी, लेकिन साया ले जाना भूल गई थी। राधिका कमरे में आते हुए खुद में बड़बड़ाए जा रही थी, मैं भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। वो तो अच्छा है कि कोई कमरे में नहीं है, होता तो पता नहीं मैं क्या करती। राधिका कि कोई कमरे में नहीं होता, ये पता नहीं मैं क्या करती। राधिका, जिसकी बॉडी पर अभी टॉवल बंधी हुई थी, वो उसके घुटनों के ऊपर तक ही आ रहे थे, जिससे उसकी गोरी और लंबी टांगें साफ दिख रही थी। राधिका मिरर के पास खड़ी होकर वैसे ही हाथों में पैरों में लोशन लगाने लगी, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि
कमरे में कोई नहीं है, मगर उसे क्या पता कि कब से दो जोड़ी आंखें बड़े ही प्यार और शिद्दत से उसे देखे जा रही है। अधीर जो कि अपने कपड़े लेने कमरे में वापस आया था, वो राधिका को ऐसे देखकर खुद को उसे देखने से नहीं रोक पाता। वहीं राधिका इन सबसे बिल्कुल अनजान अपनी ही धुन में गाना गुनगुनाए जा रही थी। राधिका की गोरी स्किन गर्म पानी से नहाने के कारण हल्की गुलाबी हो चुकी थी। अधीर इस वक्त राधिका के पीछे खड़ा हुआ था। तभी उसे एक अलग ही खुशबू आती है जो उसे मदहोश कर रही थी। वो अपने आप ही राधिका की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो आगे बढ़ता है कि तभी बीच में कबाब में हड्डी बनकर उसका मोबाइल बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर अधीर अपने होश में आता है। अधीर अब वहाँ से दूसरे रूम में वापस चला जाता है जहाँ पर उसका मोबाइल बज रहा था। वहीं राधिका डर के एकदम से पीछे पलटती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। राधिका खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अभी मुझे कोई देख रहा था। लेकिन फिर राधिका खुद से बोली, मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी सोचती रहती हूँ और वापस अपने काम में लग जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। इधर अधीर कॉल पर बात कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद वो भी नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो कमरे में आकर देखता है तो राधिका वहीं नहीं थी। अधीर खुद से बोला, आखिर तुम कब तक मुझसे भागोगी, मैं भी देखता हूँ जाने मन। ये बोलते हुए अधीर के फेस में एक अलग ही स्माइल और आंखों में चमक थी। हॉल में राधिका जो कि अभी भी थोड़ी डरी डरी सी थी, वो आराम आराम से सीढ़ियों से नीचे आती है, लेकिन राधिका की पायल की छन छन की आवाज़ सबको उसके आने के बारे में बता देती है। नंदिनी राधिका को देखकर उसके पास जाती है और उसे अपने साथ लेकर घर के मंदिर में जाती है जहाँ पर तारा जी पहले से ही थी। तभी मोहिनी जी भी अब वहीं पर आ जाती है। तारा जी बोली, आज हमारे घर की नई लक्ष्मी सुबह की पूजा करेगी ना राधिका। लेकिन माँ हम कैसे? तभी मोहिनी जी बोली, तुम क्यों नहीं? आखिर तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो और हुक्मरानी सा भी हो, तो अब पूजा तो तुझे ही करनी होगी, क्यों दीदी? तारा जी बिल्कुल छोटी एक एक करके अब घर के सभी लोग पूजा के लिए आने लगते हैं। राधिका घर में सबसे मिल चुकी थी सिवाय अपने पति के। राधिका सबकी तरफ देखते हुए, यहाँ पर सभी लोग हैं लेकिन ये कहीं नहीं है, क्या वो पूजा में नहीं आते हैं और क्या वो अभी घर में नहीं है? राधिका सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक हैंडसम से लड़के पर जाती है जो कि अपने फेस में एक बड़ी सी स्माइल लिए उनकी तरफ ही चला आ रहा था। उसे देखकर राधिका अपने मन में बोली, तो क्या यही मेरा पति है जो अब तक मुझसे मिलने तक नहीं आया? राधिका ये सोच ही रही थी कि तभी लड़का उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लड़का राधिका को देखकर अपने हाथ जोड़कर स्माइल करते हुए बोला, खंबा गड़ी भाभी सा। उस लड़की की बात सुनकर राधिका का मन उतर गया और वो खुद से बोली, ये तो मेरे देवर है, मैं भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ। राधिका को ऐसी सोच में डुबा देखकर नंदिनी बोली, भाभी सा ये हमारे करण भाई सा है और आपके बड़े देवर सा। राधिका ये सुनकर स्माइल कर देती है। तभी वहाँ पर एक और लड़का भागते हुए आता है। लड़का बोला, अरे हमारी भाभी सा को हमसे भी तो मिलवाइए। सभी उस तरफ देखते हैं जहाँ पर कोई नहीं, देव खड़ा था। उसे देखकर तारा जी तुरंत बोली, हमने तुमसे क्या बोला था कि उसे लिए बिना तुम यहाँ पर मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही देव का मुंह लटक गया। वो लटके हुए मुंह से बोला, बड़ी माँ मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, वो तो कल रात को वहाँ से निकल गया था। तारा जी को ये सुनकर गुस्सा आता है कि आधी रात में घर नहीं आया बल्कि पता नहीं कहाँ था। दादाजी बोले, अभी वो सभी बातें छोड़ो और पूजा पर ध्यान दो। उनके इतना बोलते हुए सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। राधिका भगवान की आरती करते हुए बहुत ही प्यारी आरती गाती है जिसे सुनकर सबका दिल खुश हो जाता है। वहीं देव अपने मन में गुस्सा करते बोला, आज इस लड़के को मैं नहीं छोड़ने वाला, साला इसकी वजह से मुझे बड़ी माँ की बातें सुननी पड़ती है। तभी उसकी नज़र अपने सामने से आ रहे अधीर पर जाती है जो कि आराम से चले आ रहा था। ब्लैक कुर्ते में अधीर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो आकर वहाँ सबके साथ खड़ा हो गया। बाकी सब भी उसे देखते हैं। अधीर को वहाँ देखकर तो सभी हैरान थे क्योंकि आज पहली बार था जब अधीर बिना बुलाए अपने मन से पूजा में आया है। लेकिन दादाजी को तो सब पता था। आरती हो जाने के बाद राधिका सबको आरती देती है। जहाँ सबको आरती देने के बाद वो अधीर को आरती देती है जिसे देखते हुए वो अपने मन में बोली, अब ये किसका बेटा है और कौन से नंबर का देवर? राधिका उसे आरती देकर शांति से चली जाती है। घर में अभी कोई भी अधीर से कुछ भी नहीं बोलता। सभी एक-एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं अधीर तो बस राधिका को देखे जा रहा था। राधिका भी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और अपने मन में बोली, आखिर ये लंगूर कौन है जो कब से ही देखे जा रहा है, जैसे पहले कभी लड़की ना देखी हो। राधिका को अधीर का उसे क्यों देखना अच्छा नहीं लगता है। वो गुस्से से अधीर को घूरती है। अधीर ये देखकर अपने मन में बोला, इस लड़की में तो बड़ी हिम्मत है जो अधीर प्रताप सिंह को आंखें दिखा रही है। वैसे इसके साथ तो मजा आएगा। ये देखकर अधीर एक डबल स्माइल करता है जिसे देखकर राधिका खुद से बोली, बड़ा विचित्र आदमी है, इसे शर्म नहीं आती किसी लड़की को इसे देखने में? देखना इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर राधिका अपना मुंह बनाकर वहां से नंदिनी के साथ चली जाती है। उसे अधीर पर प्यार तो नहीं पर पहली नज़र में नाराज़गी ज़रूर हो जाती है। राधिका अब नंदिनी के साथ किचन में चली जाती है जहाँ थोड़ी देर में तारा जी और मोहिनी जी आते हैं। तारा जी बोली, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो आज तुम्हें सबके लिए कुछ मीठा खाने को बनाना है।
राधिका क्या मीठा। इस पर तारा जी, बेटा क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम बना देंगे, तुम बस उसकी कर्शी चला देना। राधिका बोली, नहीं मासा, हमको आता है खाना बनाना, आप चिंता ना करें, हम खाना बना लेंगे। ये सुनकर तारा जी और मोहिनी जी खुश हो जाती है। मोहिनी जी बोली, ठीक है, तुम मीठे में खीर बना लेना और बाकी खाना हम बनवा देंगे। राधिका, नहीं काकी साहब, आप परेशान मत हो, हम अकेले ही सारा खाना बना लेंगे, आप बस जाकर आराम करें। ये बोलकर राधिका दोनों को वहाँ से भेज देती है और फिर नंदिनी से बोली, आप हमारी मदद करेंगी खाना बनाने में, क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ पर क्या सामान कहाँ रखा है, तो आप बस हमें वो लाकर दे देना। नंदिनी भी खुश होकर इसके लिए हाँ कर देती है। सभी लोग अब हॉल में बैठे हुए शांत बैठे थे। सभी को ऐसे देखकर देव खुद से बोला, यार सब लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे किसी की मातम में आए हो? अरे कोई तो कुछ बोलो, नहीं तो शांत बैठे बैठे मेरा पेट दुखने लगेगा। देव शांत बैठने वाला लड़का बिल्कुल भी नहीं है, उसे कुछ न कुछ बकवास करने की बड़ी आदत है। देव को जब कोई भी बात करना नहीं दिखता तो वो अधीर की तरफ देखता है, जो इस वक्त अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। उसे देख कर देव उसे बोला, यार भाई तुम इतने शांत कैसे बैठ सकते हो? अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, घर में तो धूम धड़ाका होना चाहिए, फिर सब इतना फीका क्यों है? देव ये बात बोल तो अधीर से रहा था, लेकिन सबने उसकी बात सुन ली थी। दादाजी ये सुनकर बोले, घर में क्या धूम धड़ाका होना चाहिए? जैसे अपनी ये शादी में जाने का टाइम नहीं मिला, उसे इसके लिए टाइम कहाँ मिलेगा? फिर तारा जी बोले, आपने सही बोला पापा साहब। फिर अधीर की तरफ देखते बोले, वैसे बेटा तुम्हें आज काम नहीं है क्या जो तुम अब तक बैठे हुए हो? जाओ जल्दी, नहीं तो लेट हो जाओगे। तारा जी अधीर को ये ताना मार रही थी, क्योंकि वो अपने काम के चक्कर में कभी अपने परिवार के साथ टाइम तक नहीं बिताता था। अधीर भी इस बात को समझ गया था। वो घूर कर देव की तरफ देखता है, क्योंकि बात उसने ने शुरू की थी। देव मासूम सा फेस बनाते हुए, भाई तू मुझको ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने क्या किया? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अधीर, जस्ट शट अप। उसकी बात सुनकर देव अपना मुंह लटकाकर बैठ जाता है और अपने मन में बुदबुदाते हुए बोला, लोग सच बोलते हैं इसे, खड़ूस डेविल कहीं का। अधीर अब तारा जी की तरफ देखते बोला, माँ आज मुझे ऑफिस में काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वहीं दादाजी ये सुनकर मन ही मन खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब राधिका की वजह से है। वही ओम ये सुनकर अधीर से बोला, सच में भाई नहीं है? कहीं मेरे कानों ने गलत तो नहीं सुना? पर फिर अधीर के घूर के देखने पर हंसते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अपनी जगह से उठकर जाकर तारा जी के पास बैठ जाता है और धीरे से तारा जी से बोला, माँ लगता है आज भाई का दिमाग खराब हो गया। तारा जी, चुप कर, नहीं तो अभी तेरा दिमाग खराब कर देगा वो। ओम भी अब शांत होकर बैठ जाता है। तभी वहां पर नंदिनी आती है। नंदिनी बोली, माँ नाश्ता तैयार है, आप सभी आ जाइए। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। घर के मुखिया की कुर्सी में दादाजी बैठे थे, जिनके अगल बगल उनके दोनों बेटे और बहू। फिर उसके बगल से बाकी सब। तभी वहां पर नौकरों के साथ राधिका और नंदिनी आती है। नौकर टेबल पर खाना लगाकर वहां से साइड में हो जाते हैं। नंदिनी भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन राधिका अब भी वैसे ही खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी नंदिनी अपनी जगह से खड़ी होकर राधिका को अधीर के बगल वाले चेयर में बैठाते हुए, भाभी साहब आप क्यों खड़ी है, आप भी बैठिए ना। राधिका बैठने के बाद एक नजर अधीर की तरफ देखती है, जिसे देखकर वो अपने मन में बोली, आखिर ये आदमी है कैसा, जब देखो तब बस घूरते रहता है। अधीर जो अभी राधिका को देख रहा था, राधिका को अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। राधिका को तो गुस्सा भी आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। राधिका खुद से, इस आदमी को शर्म नहीं आती जो एक शादीशुदा लड़की को ऐसे देख रहा है? मेरा मन तो कर रहा है कि इसकी आंखें निकालूं। अब हमारी भोली वाली राधिका को कौन बताए कि जिसे वो इतना कुछ बोल रही है, वही इंसान उसका धर्मपति, मेरा मतलब पति परमेश्वर। सबके बैठने के बाद दाई माँ सभी को खाना परोसती है, जिसे खाते ही सबके मुंह खाने का स्वाद में घुल जाता है। दादाजी, बेटा खाना बहुत अच्छा बना है, सच तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये सुनकर राधिका स्माइल कर देती है। वही नंदिनी अधीर की तरफ देखते हो, सच दादू, भाई की तो किस्मत ही खुल गई जो उन्हें इतनी अच्छी भाभी मिली, वो जो रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाएंगी भाई को, है ना भाभी साहब? राधिका ये सुनकर कुछ नहीं बोलती। वो अपने मन में बोले, अरे मुझे क्या पता कि उन्हें क्या पसंद है, जब मैं उनसे मिली ही नहीं, और क्या खिलाऊंगी उन्हें। लेकिन एक बात है, मेरा मन तो उन्हें सबसे पहले ढेर सारे मिर्च खिलाने का कर रहा है। पता नहीं कहाँ मिस्टर इंडिया बने बैठे हैं। राधिका ये सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पैर पर कुछ महसूस होता है। इससे तो राधिका एकदम से चौंक जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। राधिका अपने बगल में देखती है, जहाँ पर अधीर बिल्कुल नॉर्मल होकर खाना खा रहा था। राधिका अब नीचे देखती है तो अधीर अपना पैर उसके पैर पर चला रहा था। ये देखकर तो राधिका का गुस्सा 100 से पार हो गया था। राधिका को अधीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, कमीने कहीं का। राधिका अपने पैर से अधीर के पैर में मारती है, जिससे उसका पैर दूर हो जाता है। अधीर को देखकर एक टेढ़ी स्माइल करता है, लेकिन फिर जल्दी ही उसे छिपा लेता है। अधीर अपने मन में बोला, अच्छा तो ये है जंगली बिल्ली, पर कोई नहीं, अधीर प्रताप सिंह को जंगली बिल्ली को काबू करना अच्छे से आता है।
अधीर जहाँ अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था, वही राधिका गुस्से में जली जा रही थी। खाना हो जाने के बाद तारा जी बोली, बेटा आपने मीठे में क्या बनाया है? नंदिनी बोली, माँ भाभी ने खीर बनाई है, हम अभी लेकर आते हैं। पर राधिका अब जल्दी से खड़ी होकर बोली, नंदिनी हम जाकर लेकर आते हैं सबके लिए खीर, आप रुको। राधिका वहां से जाते हुए अधीर के पैर पे एक जोरदार किक मारती है, जिससे अधीर के पैर में दर्द होता है। अधीर अपने पैर को पकड़ते बोला, जंगली बिल्ली, तुमने शेर से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वही किचन में राधिका सबके लिए खीर कटोरी में निकाल रही थी। सारी कटोरी सेम थी, पर एक कटोरी सबसे अलग थी। राधिका उस कटोरी में देखकर वेल स्माइल करते हुए खुद से बोली, बेटा जी अब तुम्हें पता चलेगा कि राधिका से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। इसके बाद तुम्हारा दिमाग अपने आप ठिकाने पर आ जाना है। ये बोलकर राधिका अब काले मिर्च का डिब्बा खोलती है और उसमें से ढेर सारी डाल देती है। साथ में ऊपर से ड्राई फ्रूट और केसर भी डाल देती है, ताकि किसी को पता ना चले कि खीर में कुछ गड़बड़ है। राधिका बाहर आने के बाद अब सभी को अपने हाथ से खीर देती है। वो सबसे लास्ट में खीर अधीर को देती है। इधर जहाँ सभी लोग खीर खाने का वेट कर रहे थे, वहीं देव से रहा नहीं जाता और वो सबसे पहले खीर खा लेता है। जैसे ही देव खीर खाता है, वैसे ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। देव अपनी आंख बंद की, वो बोला, भाभी सा आपने ये क्या बना दिया है? देव की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। वहीं राधिका परेशान होकर, क्या क्या खीर अच्छी नहीं बनी है? देव, क्या अच्छी? अरे खीर तो इतनी अच्छी बनी है कि आज से पहले मैंने इतनी अच्छी खीर कभी भी नहीं खाई। राधिका ये सुनकर स्माइल करती है। वहीं अब एक एक करके सब लोग खीर खाते हैं, जो सभी को बहुत पसंद आती है। लेकिन अभी कोई था जिसने खीर नहीं खाया, ये अधीर है, क्योंकि वो तो अभी बस राधिका का स्माइल करता हुआ फेस देखने में ही बिजी था। आखिर राधिका थी ही इतनी सुंदर। राधिका भी ये देखकर अपने मन ही मन स्माइल करते बोली, देख लो बेटा जितना देखना है, क्योंकि खीर को खाने के बाद तो तुम मेरी तरफ कभी देखोगे भी नहीं। राधिका अभी सोच ही रही थी कि तभी तारा उससे बोली, बेटा तुम खड़ी क्यों हो, तुम भी बैठो। राधिका वापस से अपनी जगह में बैठ जाती है और अपनी खीर खाने लगती है। ओम जो कब से अधीर को देख रहा था, वो अधीर से बोले, भाई यदि आपको खीर नहीं खानी तो बता दीजिए, मैं आपके बदले में उसे खा लूंगा। अधीर ये सुनकर ओम को घूर कर देखता है, जिस पर ओम मासूम सा फेस बनाते हुए बोला, नहीं देना तो बता दो ना, ऐसे घूर क्यों रहे हो जैसे मुझे ही खीर की जगह पर खा जाओगे। राधिका अपने मन में बोली, टेबल है तो घूरेगा ही ना, कौन सा इसे कुछ और काम होगा। वही अधीर भी अब अपना खीर खाता है। जैसे ही वो खीर की एक बाइट अपने मुंह में रखता है, वैसे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। राधिका खुश होते हुए अपने मन में बोली, अब आएगा ना असली मजा। ये बोलते हुए राधिका मुस्कुरा रही थी, जिसे अधीर भी देख लेता है। वो उसे देखते हुए अपने मन में बोला, लिटिल फॉक्स तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वही राधिका भी उसे घूरते हुए आंखों ही आंखों में बोली, बेटा यदि तुमने मुझसे दोबारा पंगा लिया ना, तो इससे भी बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। फ्रेंड्स, ये न्यू स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए ये भी ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना, और लाइक कमेंट जरूर से करना, क्योंकि आपको लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।